Okay, hello students. So today we will start the phases of cell division. अभी हम लास्ट वीडियो का थोड़ा रिपीटेशन कर देते हैं और उसी से ही हम जोड़ के फेजेस ऑफ सेल डिवीजन स्टार्ट कर देंगे। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा? सेल्स डिवाइड होते हैं, पहले ग्रोथ करते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, डिवीजन करने के बाद फिर से वही डॉटर सेल्स अलग अलग तरीके से ग्रोथ करेंगे, वो फिर से दूसरे नए सेल्स बनेंगे और वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी जिसे हम सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, मतलब आपने क्या देखा कि यहाँ पर ये सेल, ये न्यूक्लियस पहले ग्रोथ करेगा, दो सेल बनाएगा, ठीक है, फिर अगेन दिस सेल शो द ग्रोथ, फिर ये सेल डिवीजन दिखाएगा। मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, अब हमारे लिए यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि अब ये जो प्रोसेस होती है इनके स्टेप्स क्या होते हैं। अभी स्टेप से बड़ा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है टाइम, और टाइम आपको वेरी देखने को मिलेगा। वेरी मीन्स सबका अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे हमारे ह्यूमन के सोमेटिक सेल्स 24 आवर्स में डिवाइड होता है। ठीक है, कि हमारे ह्यूमंस के अंदर जो सोमेटिक सेल्स है वो आपको 24 आवर्स के बाद डिवीजन दिखाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब दे शो द डिवीजन आफ्टर एवरी 24 आवर्स, मतलब हर 24 आवर्स वो डिवाइड होंगे। बट अगर इसी के कंपेयर में ईस्ट लूं तो वो तो 90 मिनट्स में दिखाता है। मतलब 90 मिनट्स में आपको उसके सेल्स का डिवीजन होते हुए देखने को मिलेगा। मतलब 90 मिनट इज कंप्लीट द सेल डिवीजन। अब यहाँ पर आपको तो टाइम वेरिएशन कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि टाइम हर एक के लिए अलग अलग होता है। अब एक और है इक्वल बैक्टीरिया। इट इज मेनली यूज फॉर द इस बैक्टीरिया का इन्हीं सारी स्टडीज के लिए यूज किया जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रिकम्बाइनेशन, इन सब के लिए इसकी स्टडी की जाती है, क्योंकि ये सेल डिवीजन काफी कम टाइम में दिखाता है, विदिन 20 मिनट्स। मतलब यहाँ पर हम अगर हमें सेल डिवीजन देखना हो, करना हो तो हम 20 मिनट में देख सकते हैं, 20 मिनट्स में। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कितना इजीली व्हाई ई कोई बैक्टीरिया इज यूज्ड इन रिसर्च, क्यों उसे यूज किया जाता है, ताकि वो इजीली हमें फटाफट सेल डिवीजन यहाँ पर शो कर सके। सो यहाँ पर आपको टाइम वेरिएशन सब में देखने को मिल रहा है, और इसी की वजह से ये कहा गया है कि सेल डिवीजन में आपको टाइम वेरीज काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। मतलब टाइम चेंजेस आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, किसी में जल्दी तो किसी में स्लो, बट सेल डिवीजन आपको सब में होते हुए देखने को मिलता ही है। ओके, अब यहाँ तो चलो बात होगी सेल डिवीजन की, टाइम की, इन सब की। मेन तो अब मुझे क्या देखना है कि फेजेस देखने हैं ना। हमारा मेन तो टॉपिक क्या है कि हमें फेजेस ऑफ सेल डिवीजन देखने हैं, हमें थोड़ी टाइम लाइन के अकॉर्डिंग चलना है। ओके, अब देखो ये सेल ग्रोथ, डिवीजन हुआ, किसका डिवीजन हुआ? सेल्स का डिवीजन हुआ। अब ये जो ग्रोथ वाला फेज है ना, ये हमारे लिए पहला होता है जिसे हम आई कहते हैं। आई मींस इंटरफेस। ठीक है, मतलब आपको पहला फेज कौन सा देखने को मिलता है? इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर जब डिवीजन होता है तब हम उसे कहते हैं एम फेज, मायोसिस फेज। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? एम फेज। ठीक है, जिसे हम कहते हैं माइटोसिस फेज। ओके, नाउ इंटरफेस और एम फेज। इन दिस लेक्चर, ये वाले लेक्चर में हम इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरफेस कैसे होते हैं, इंटरफेरेंस के क्या टाइप्स होते हैं और क्या नहीं। अब इंटरफेरेंस पे जाने से पहले आपको पता है एवरी सेल डू द सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन आपको हर एक सेल में देखने को मिलेगा। अब सेल डिवीजन में मैं हमारे सोमेटिक सेल में तो वो तो सोमेटिक छोड़ो, चलो लीवर सेल ले लेते हैं। वो तो काफी अच्छा सेल डिवीजन हमें दिखाएंगे, काफी स्पीडली हमें सेल डिवीजन देखने को मिलेगा।
बट अगर उसी की जगह पर मैं न्यूरॉन ले लूं तो न्यूरॉन डज नॉट शो द सेल डिवीजन। हमारे न्यूरॉन्स कभी भी सेल डिवीजन नहीं करते, मतलब हमारे जो 9 सेल्स हैं वो आपको कभी भी सेल डिवीजन करते हुए देखने को मिलेंगे नहीं, ठीक है। फिर एक और इंटरेस्टिंग सेल है कार्डियक सेल। आपने कार्डियक टिश्यू के बारे में पढ़ा था ना, तो कार्डियक सेल, अब कार्डियक सेल क्या करते हैं, मेटाबॉलिकली इट इज एक्टिव, ठीक है, मेटाबॉलिक इज एक्टिव बट सेल डिवीजन के टाइम इनएक्टिव। मतलब वो सेल डिवीजन नहीं करते बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन में जरूर पार्ट लेंगे। अब ये कैसा लॉजिक है, और इन लॉजिक भी बता देता हूं। और इनको क्या कहा जाता है, जी नॉट फेस क्या होता है वो भी आगे हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि ये हमारे जो होते हैं ये करते कैसे ये सारी चीजें। सपोज मैंने यहाँ पर कट मारा, ये ठीक है, मेरी स्किन की ग्रोथ हो चुकी है फिक्स है, अब मैंने यहाँ पे कट मारा तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, मेरे सारे सेल्स फटाफट यहाँ आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि मेरे ब्लड की फ्लो को रोकना है, उसे मतलब रिकवर करना है। तो इसलिए जब ऐसा कुछ इंजरी होता है या ऐसी जब कोई नीड होती है ना, तब ये एक्टिव हो जाते हैं और ये सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। पर जब तक नीड नहीं होती ना, तब तक ये सेल डिवीजन करते नहीं है। मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तब हम हेल्प करेंगे, बट जब तक नॉर्मल है तब तक वो किस फॉर्म में रहेंगे, इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे। और दैट्स व्हाई इनकी इस फेस को क्या कहा जाता है, जी नॉट फेस कहा जाता है। और डीपली जाएंगे जी नॉट फेस में, पहले हम आ जाते हैं हमारे आई फेस पे, जिसे हम इंटरफेस कहते हैं। इसमें आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, G1, S और G2। अब इस पे जाने से पहले थोड़ा और इस पे जाते हैं। अब इंटरफेस, अब जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में ही कहा था कि हमारे लिए जो भी आ रहा है ना उसकी डेफिनेशन जानना काफी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हम बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं। हमारे लिए पर्टिकुलरली एक डेफिनेशन होना काफी ज्यादा जरूरी है, हम नॉर्मल चीजों पे नहीं चलते। अब देखो ये आई फेज है, जरूरी है कि इससे पहले एंड फेज हुआ ही होगा तभी ये सेल बना, ठीक है। मतलब ऐसा कह सकता हूं, द टाइम पीरियड बिटवीन द 2 एंड फेज इज कॉल्ड द इंटरफेस। मींस द टाइम, देखो एक साइकिल तो इतनी है, आपको भी पता है। द टाइम पीरियड बिटवीन द 2 एंड फेज इज कॉल्ड द इंटरफेस। सेम एम फेज की भी डेफिनेशन वही होगी, ये आई है। द टाइम पीरियड बिटवीन द 2 आई इंटरफेस इज कॉल्ड द एम फेज। मतलब जो टाइम पीरियड है उन 2 फेज के बीच का, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरफेस कहेंगे। अगर 2 इंटरफेरेंस के बीच का देख लो तो हम उसे क्या कहेंगे, मेटाफेज कहेंगे, मतलब एम फेज कहेंगे। ओके, चलो यहां से हमें डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं हम हमारे टाइप्स पे, G1, S, G2। G1 मींस गैप 1 फेज, सिंथेसाइज फेज। याद है मैंने आपको डीएनए एप्लीकेशन में कहा था एस फेज होता है, वो यहाँ आ गया, ये हो गया गैप 2 फेज, ठीक है। मतलब हमारा गैप 1 सिंथेसिस और गैप 2 फेज, इन तीनों टाइप्स में मतलब कुछ इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली वहां पर सेल्स की डिफरेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर ग्रोथ तो हो रही है, हमें कैसे पता चले, हमें कब पता चलेगा कि सेल डिवाइड होगा, ठीक है, या हम कैसे जाने कि वो सेल डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो वो इन 3 फेज की मदद से होता है। अब इंटरफेरेंस को हम हटा के यहाँ पर हम तीनों फेज को ला देते हैं, G1, S, G2। ओके, G1, S, G2। पहले फिर से अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर उनकी डेफिनेशन चाहिए। अब जो मेरे G1 है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, द टाइम पीरियड बिटवीन द एंड फेज एंड सिंथेटिक फेज इज कॉल्ड द G1 फेज। वैसे ही सिंथेटिक फेज की डेफिनेशन क्या होगी, द टाइम पीरियड बिटवीन द G1 एंड G2 फेज इज कॉल्ड द सिंथेटिक फेज।
G2 की क्या होगी, द टाइम पीरियड बिटवीन द सिंथेसिस एंड M फेज इज कॉल्ड द G2 फेज। ठीक है, मतलब ये हो गए तीनों के, हम सिमिलर ही रख के चल रहे हैं ताकि हमें लर्न करने में इजी रहे। अलग अलग डेफिनेशन भी हम दे सकते हैं पर उन सबको फिर याद करने में हमारे पास ज्यादा बर्डन आ जाएगा। सो हम एक ही बेस पे चल रहा है। अब G1 फेज में आपको सबसे ज्यादा आरएनए देखने को मिलेगा, आरएनए की ग्रोथ और कई सारे प्रोटीन्स की ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओके, एनसीईआरटी बुक में ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद 4 से 5 रेफरेंस बुक को लिया ना, सब में अलग अलग दिया हुआ है। अलग अलग इन द सेंस, यहाँ पर जीवन में आपका क्या हो रहा है, आरएनए और प्रोटीन। सिंथेसिस फेज में आपका क्या होगा, जैसे हमने देखा डीएनए का ग्रोथ, सेंट्रियोल, इन सब का देखने को मिलेगा। कई सारी बुक्स में डीएनए को G1 फेज में बताया है, कहीं में S फेज में, तो कई सारे को G2 फेज में भी बताया है। इट इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि ग्रोथ कभी भी हो सकती है, बट हाँ ये चीज है कि एनसीईआरटी में भी इसको मेंशन नहीं किया गया कि कौन से फेज में किस चीज की ग्रोथ होती है। ओके, पर यही कहीं ना कहीं यहाँ पे एनसीईआरटी मिस्टेक है या उन्होंने इस चीज का रिस्क नहीं लिया कि उन्हें भी नहीं पता कि कौन से फेज में कौन सा डिवीजन होता है। सो दैट्स व्हाई उन्होंने भी उस चीज को यहाँ पे नहीं बताया। अलग अलग रेफरेंस बुक में आपको अलग अलग ही देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर आप अपने तरीके से समझ सकते हो। ओके, कि यहाँ पर आपको डीएनए, सेंट्रोइड, कई सारे प्रोटीन्स, उनका आपको ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगा। और G2 फेज वही ग्रोथ करवा के, स्टेबल ग्रोथ करके सेल के डिवीजन में उनकी मदद करेगा। मतलब G1, S और G2 फेज आपको देखने को मिलेगा। अब एक फेज जो वहां पर हमारा रह गया G0, वो आपका G1 से पहले आएगा, कि वो जब इनएक्टिव होता है, जब तक वो सेल डिवीजन नहीं करता तब तक वो किस फेज में माना जाता है, G0 फेज में माना जाता है। सो दैट्स व्हाई एक फेज आपको और भी है G0, पर वो सारे सेल्स में एक्टिव नहीं होता, पर्टिकुलरली किसी किसी सेल्स में आपको देखने को मिलेगा जिनकी अकॉर्डिंग टू आपको नीड होगी। सो दैट्स व्हाई G0 फेज, G1 फेज, S फेज और आपको यहाँ पर G2 फेज देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरफेरेंस। अब यहाँ पर तो ठीक है, इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 9 में सेल थियरी देखी थी, चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है, कि डिफरेंट साइंटिस्टों ने सेल थियरी दी थी, सैचुरैन एंड शील्ड की जो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट हुई थी। फिर एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने उसमें मॉडिफिकेशन कराया था, विर्चो, ठीक है, आर विर्चो करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल डिवीजन में क्या किया था, सॉरी सेल थियरी को क्या किया था, मॉडिफाइड किया था। आपको याद हो तो एक चैप्टर नंबर 8 में, चैप्टर नंबर 9 में शीन एंड सैचुरैन ने जो सेल थियरी की थी प्लांट सेल्स पे और एनिमल सेल्स के बेस पे। फिर उसके बाद जो विर्चो थे उन्होंने क्या किया था, सेल डिवीजन को मॉडिफाइड किया था और उन्होंने क्या बताया था, ओमनिनस सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है, ओमनिनस सेल्यूला ई सेल्यूला उन्होंने बताया था, ठीक है। काफी ज्यादा मुश्किल है पर इनका मतलब एक मीनिंग यही है कि जो भी सेल डेवलप हो रहा है वो पहले किसी और सेल में से डेवलप हो रहा है, ठीक है। मतलब डिवीजन ऑफ द सेल फ्रॉम द प्रीवियस सेल, मतलब पुराने सेल से ही नए सेल्स आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे। समझ में आया, मींस ओमनिनस सेल्यूला ई सेल्यूला, काफी ज्यादा याद रखना, पूछते भी है 9 चैप्टर में भी मैंने आपको कहा था काफी ज्यादा बार ये पूछा जाता है। सॉरी, सो साइंटिस्ट ने विर्चो उन्होंने हमें यही बताया था, ओमनिनस सेल्यूला ई सेल्यूला मतलब जो सेल्स है उनका डिवीजन आपको कंटिन्यूस देखने को मिलेगा फ्रॉम द प्रीवियस सेल्स, उन्हीं के थ्रू उनका डिवीजन होता रहता है। अब जब ये G1, S और G2 फेज के बारे में जब बात हो रही थी तब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि सेल्स के अंदर की ग्रोथ। अब यहाँ पर एक मैं आपको एक स्टोरी करके समझाता हूँ। सपोज एक घर है, ठीक है, अब इस घर में 2 भाई रहते हैं, ठीक है। अब दोनों भाइयों की शादी हो गई। सो कहते हैं ना, वाइफ आने के बाद उनके घर पे थोड़े डिस्कशंस बढ़ गए। मतलब जरूरी नहीं है भाई बनना, मतलब उनको ऐसा लगा कि अभी हमें सेपरेट स्पेस चाहिए,
अलग जगह चाहिए, तो उन्होंने क्या बोला कि अब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब डिवाइड करना मतलब उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि अलग अलग हो जाएंगे, रहेंगे एक घर में, पर घर को ही डिवाइड कर देंगे। सो घर तो हाफ हाफ यूं ही डिवाइड होगा। अब घर डिवाइड करना तो इजी था, पर प्रॉब्लम क्या है थी, यहाँ 2 रूम थे, यहाँ एक ही रूम था, तब ये तो भेदभाव हो गया ना, ठीक है। कहाँ लगा हुआ, सो यहाँ पर एक रूम बढ़ाना पड़ेगा, और वही काम करता है इंटरफेरेंस। और दैट्स व्हाई इंटरफेरेंस में आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल भी देखने को मिलेगा, या पार्टिसिपेट भी देखने को मिलेगा। मींस वो जो भी काम करेगा वो इक्वली डिवाइड करेगा। समझ में आया जो मैंने आपको कहा था ना कि सेल डिवाइड होने के बाद हर एक चीज इक्वली चली जाती है। यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि सेल का जो भी साइटोप्लाज्मा है वो सब कुछ इक्वली हो जाएगा, सब कुछ आपको इक्वली डिवाइड होते हुए देखने को मिलेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल अबाउट दैट कि इक्वली डिवाइड करना तो किसका काम है, इंटरफेरेंस का। अब एक और क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं कि इंटरफेरेंस जो सेल डिवीजन का टाइम है उनमें से टोटल 95% टाइम इंटरफेरेंस में चला जाता है, एवरेज कह रहा हूं, ऑन एंड अराउंड, और सिर्फ 5% टाइम ही एंड फेज होता है। देखो एंड फेज काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेल डिवाइड होगा तभी हमें पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर सेल की ग्रोथ हो रही है, डिवीजन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, तभी वो आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन 95%, अगर हमारे ह्यूमंस में देखा जाए तो 22 आवर्स तो सिर्फ इंटरफेरेंस में चले जाते हैं। मतलब आप सोचो कितनी सारी चीजों का डिवीजन होता होगा, कितना सब कुछ इक्वली डिवाइड होता होगा, और वहीं पे एम फेज सिर्फ सेल को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए सिर्फ 1 या 2 आवर्स में वो सेल पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। सो दैट्स व्हाई एम फेज। सो यहाँ पर 5%, यहाँ पर 95%, ठीक है। और इसीलिए इंटरफेरेंस को, जो मेरा क्वेश्चन था, उसको क्या कहा जाता है, रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। मतलब वो बहुत आराम से काम करता है। क्यों, एक भी चीज रह गई ना तो आपके बॉडी में पूरी तरीके से डिसऑर्डर हो जाएगा, बिकॉज वही सेल आगे जाके डिवीजन करेगा। एक पर्टिकुलर कोई भी मॉलिक्यूल का रह जाना आगे जाके आपकी बॉडी के अंदर वो डिसऑर्डर क्रिएट करेगा। सो दैट्स व्हाई इंटरफेरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई उसे इतना ज्यादा टाइम दिया जाता है। क्यों इतना ज्यादा टाइम दिया जाता है, इसीलिए ताकि वो काफी अच्छे से उसे कर सके। अगर वो उसे कम स्पीड में करेगा, फटाफट कंप्लीट करेगा, यहाँ पर किसी भी तरीके की स्पीडनेस नहीं रखने। हाँ, एक्यूरेसी होती है, जो टाइम में कंप्लीट करना है वो करना है, और एक्यूरेसी इन द सेंस ये भी नहीं कि हमारे जो आ रहा है वो जाने देने का नहीं, एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ, एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ आपको जाते हुए देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई हम उसे क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेरेंस में आपको, जैसे मैंने कहा, 3 फेज आपको याद रखने, G1, S और G2। सिंथेसिस फेज होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। व्हाई, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जो हमारे डीएनए का रेप्लिकेशन है, मतलब देखो आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रोमेटिक मटेरियल, और क्रोमेटिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ डीएनए। सो सबसे पहले आपको डीएनए ही चाहिए, और डीएनए का सिंथेसिस करने के लिए आपको क्या चाहिए, सिंथेसिस फेज चाहिए, और वो सिंथेसिस फेज आपके डीएनए को सिंथेसाइज करेगा। अब आ जाते हैं हमारे एम फेज पे। एम फेज को हम डीपली नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पर आपको के और सी देखने को मिलेगा, ठीक है। केराटोसाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ये 2 फेज आपको देखने को मिलेंगे। काफी ज्यादा डीप है, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, कई सारे हैं इसमें। हर एक फेज पे हम काफी अच्छा सा टाइम लेके उसको काफी डीपली जानने की ट्राई करेंगे, बिकॉज दिस चैप्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द नीट, गुडसेट, एम्स। ऐसी एग्जामों में ये चैप्टर में से काफी ज्यादा पूछा जाता है, बिकॉज आप यहाँ पर एक चीज देखो ना, एक चीज आपके एमसीक्यू के लिए बनी हुई है। परसेंटेज, फेजेस के नाम, रेस्टिंग फेज, प्रैक्टिकल फेज, पार्टिसिपेट फेज, तो आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सो उन बेस पे कई सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। मैं कौन सा मेटाबॉलिज्म, ये याद रखना कि हमारे न्यूरॉन सेल्स कभी भी मतलब सेल डिवीजन नहीं दिखाते। कार्डियक मसल्स, मतलब जो कार्डियक सेल्स है
वो मेटाबॉलिज्म एक्टिव होते हैं, पर सेल डिवीजन के लिए इनएक्टिव होता है। तो हमारे पास ऐसे कई सारी चीजें हैं, साइंटिस्ट उनकी थियरीज, उनके जो उन्होंने बताया वो ये काफी सारे भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बर्डन इतना ज्यादा हो जाता है तो वो याद नहीं रहती, पर हमें इसको फोकस करना है, हमें इन्हें याद रखना है। डिवीजन करते टाइम हर एक चीज इक्वली डिवाइड हो, वो काम न्यूक्लियस का देखने का होता है। ठीक है, यहाँ तक कि न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लिक एसिड सब कुछ एक प्रॉपर वे में सेल में से डिवाइड होता ही है, और सब कुछ इक्वल नंबर में ही ट्रांसफर होता है। एक भी चीज अनइक्वल वो डिसऑर्डर क्रिएट करती है। ये चैप्टर के लास्ट में हम डिसऑर्डर भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में भी आपके डिसऑर्डर्स आएंगे जेनेटिक्स के रिलेटेड। तो ये सारी चीजें हमें यही बताती है कि आपको कई बार जेनेटिकल डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, तो उनके पीछे रीजंस ये होता है कि हमारे सेल्स के डिवीजन होते हैं टाइम हमें प्रॉपर्ली नहीं देखने को मिला। सो इट इज ऑल अबाउट द इंटरफेस, फेजेस ऑफ सेल डिवीजन, और उसमें हमने किसके बारे में देखा? इंटरफेस के बारे में देखा। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will start the end phase. Okay.